नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल रघुवंश स्टडी पर। अगर हम बात करें कि स्पर्श व्यंजन के बाद हमने किसकी बात की थी, तो दोस्तों आपको पता है स्पर्श व्यंजन के बाद हमने जो बात की थी वो दूसरा व्यंजन हमारा कौन सा था? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। देखिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन नाम से स्पष्ट, अंतस्थ, अंतस्थ, ना अंदर और ना बाहर, अंतस्थ, अंतर के थोड़े से ऊपर, मतलब इसका सीधा सा अर्थ होता है दोस्तों मध्य में स्थित। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? मध्य में स्थित। क्या होता है अंतस्थ का मतलब? मध्य में स्थित। मध्य में स्थित मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गले के आंतरिक भाग से होता है, पूरी तरीके से आंतरिक भाग से नहीं। मतलब क्या कहा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गले के आंतरिक भाग से होता है वे पूरे के पूरे वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते। क्या कहलाते जी? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला मैंने? देखिए यहाँ पर एक दो चीजें मैं लिख रहा हूं। वे वर्ण जिनका उच्चारण गले के आंतरिक भाग से होता है। आप ये डेफिनेशन मत रखिएगा प्लीज, अभी आपको सब कुछ दिखने वाला है। आंतरिक भाग से होता है, महसूस करिए, महसूस करवाऊंगा मैं इस चीज को। देखिए भाग से होता है, क्या कहलाते हैं जी? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अंतस्थ व्यंजन के लिए कहा गया है कि अंतस्थ व्यंजन की दूसरी मान्यता क्या है कि अंतस्थ व्यंजन दोनों का काम करता है, स्वर का भी काम करता है और व्यंजन का भी काम करता है। क्या कोई बोला मैंने? अंतस्थ व्यंजन स्वर का भी काम करता है और व्यंजन का भी काम करता है। इसका मतलब है किसके बीच में स्थित है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। क्या बोला? वे व्यंजन जो आप कह सकते हैं उनको कि जो स्वर व व्यंजन के मध्य होते हैं, उच्चारण करते समय व्यंजन के मध्य होते हैं, क्या कहलाते हैं जी? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका गलत मीनिंग मत निकालिएगा, समझिए यहाँ पर क्या है और कैसे है। मतलब पूछा गया कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 4 थी। पॉइंट पर मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए उसने कहा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्या बोला दोस्तों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कितनी होती है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। अब देखिए वो 4 कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं य, र, ल और ये लिखा है आपके सामने। समझ में आया कौन कौन सा होता है दोस्तों? य, र, ल और क्या लिखा है दोस्तों? व। ये पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अब यहां से क्या स्पेशल है वो देखिए। इसमें दोस्तों य और व दोनों ही व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? अर्ध स्वर कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है सर अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? य और व को अर्ध स्वर ही क्यों कहा जाता है? क्या वजह है उसकी? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए आप। मैंने लिखा दोस्तों कौवा और इधर लिखा कौवा। मैंने लिखा इधर गए और इधर लिखा गए। मेरा आपसे क्वेश्चन है कौन सा वाला कौवा ठीक है? ये वाला या ये वाला शब्द सही है? कौवे के लिए लिखा गया, गए के लिए ये सही है या सही है? बताया, सोच क्या बताया? सोच रहे होंगे आप, सोच रहे होंगे और आपने मुझे ऐसा लगता है अब तक सोच भी लिया होगा कि कौन सा सही है। तो दोस्तों आपने से कहीं ने सोचा होगा कि ये सही है, किसी ने सोचा है ये सही है।
इसमें भी किसी ने ये सोचा कि ये वाला गैर सही है, किसी ने सोचा ये वाला सही होगा। बोले हाँ है ना। लेकिन दोस्तों किसी ने ये भी सोचा होगा कि दोनों सही हैं और यहाँ पर भी दोनों सही हैं। बोलो हाँ है ना। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों यहाँ पर सही लिखे गए हैं। बोले हाँ। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर वास्तविकता में यहाँ पर बचपन से आज तक बात की जाए तो अगर कहीं कौवा लिखने का बोला होगा, किसी एग्जाम में भी आपने लिखा होगा, तो आपने ये लिख के आए होंगे तब भी वो सही लिखा था, ये लिखा था तब भी लोगों ने सही दिया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग ये लिख पा रहे हैं, कुछ लोग ये लिख पा रहे हैं? क्योंकि सही तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कौवा में किस में स्वर जुड़ा हुआ है? ये स्वर है, पूर्ण स्वर है। बोलो हाँ है ना। इसमें भी ये क्या है? पूर्ण स्वर है। तो अगर प्योर 100% के हिसाब से देखा जाए तो गए ये सही नहीं, बल्कि कौन सा सही है? ये है। और कौवा ये वाला सही है 100% की दृष्टि से। लेकिन फिर आपका क्वेश्चन उठता है फिर ये सही क्यों हुए? कहने का तो दोस्तों ये है कि ये स्वर का काम तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। कितना करते? आधा करते हैं। मतलब उनको मान लिया जाता है कि हाँ ये कौवा भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कौवा भी किसका आ का काम कर रहा है, वाह। मतलब कर तो पूरा नहीं रहा है, आधा कर रहा है। अगर किसी स्वर का कोई आधा काम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? अर्ध स्वर। इसका मतलब या और वाह दोनों के दोनों क्या कहलाए दोस्तों? अर्ध स्वर। रीजन समझ में आया कि ये किसका काम कर रहे हैं? स्वर का। लेकिन क्या पूरी तरीके से स्वर है? क्या नहीं है, सिर्फ काम कर रहे हैं उनका, मतलब उनका आधा काम कर रहे हैं। तो ये पूर्ण स्वर थे, उनका आधा काम मतलब क्या ये बात स्पष्ट है सभी को? चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि र को कौन कौन सा व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए जो पहला नाम है र के लिए वो है दोस्तों प्रकंपित। क्या दोस्तों? प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब है दोस्तों कंपन करना। क्या करना दोस्तों? कंपन करना। किसका नाम है ये? र है। र वर्ण को प्रकंपित भी कहा जाता है। अब वजह क्या है? फिर मैंने वापस से कहा कि क्या रीजन है कि र वर्ग को क्या कहा जाता है? प्रकंपित। तो एक बार एक शब्द मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं, एक बार कोशिश करिएगा उस शब्द को बोलने के लिए। देखिए फुर। फिर से बोलिए आप लोग, फुर। मुझे पता है जब मैं बोल रहा हूं आप भी कोशिश कर रहे होंगे और करेंगे। और करने के बाद दोस्तों एक बार फील करिए, जब आप बोलते हैं फुर तो र बहुत जोर से ऊपर घर्षण करता है। और जो मैंने आपको एक पर्वत बताया था उसमें ये तालु और ये मूर्धा, देखिए उस मूर्धा पर कितनी बार टकरा रहा है र। फुर जब र के लिए बोला जा रहा है तो जीभ उसके जीवा उसके ऊपर टकरा रही है। इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? जीभ में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। अरे यार अगर आप जानना चाहोगे ना तो ऐसे जान लीजिए कि जब बचपन में आपके पास आप जब साइकिल मंगवाते थे, साइकिल नहीं हुआ करती थी तो आप लोग की गाड़ी कैसे चलती थी? यही चलता था दोस्तों। और वही वाला जो हिंदी कोई बाहर से नहीं है, सब कुछ हम यूज कर चुके हैं, सब कुछ हम यूज कर चुके हैं। जब वो आप बोलते तो आपको शर्म नहीं आ रही। आप क्यों शर्म आ रही है आपको बोलने में? दोस्तों फुर जब बोलते हैं तो र का क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। इसलिए र को क्या कहा जा रहा है? प्रकंपित। ध्यान रखिए किसी चीज को रटना नहीं है, दिखना चाहिए कि कैसे हो रहा है। बात समझ में आती है? देखिए इसी वर्ण को, इसी र वर्ण को लुंठित भी कहा जाता है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्या है? लुंठित है। क्या है इसका दूसरा नाम? लुंठित। लुंठित का मतलब होता है दोस्तों लुढ़कना। क्या हुआ दोस्तों? लुंठित का अर्थ हुआ लुढ़कना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे? तो फिर समझिए, जब आप फुर बोलते हो, क्या बोलते हो? फुर। तो देखते हैं ये जीवा यहाँ मूर्धा पे टकराती है और आकर के नीचे लुढ़क जाती है। देखिए फुर फुर। जैसे फुर बोला र खत्म होते ही जीभ ऐसे लुढ़क जाती है, मतलब वो कंपन भी करती है और साथ में लुढ़क भी जाती है। इसलिए यही व्यंजन वापस से ला, क्योंकि उसी को बोलने के लिए तो ये हुआ था। और उसी को जब होने के बाद उसकी एंडिंग हुई थी तो वहां जीभ क्या हुई थी? लुढ़क रही थी। इसलिए व्यंजन लुंठित कहलाया। और जब उसमें कंपन हुआ तो वही व्यंजन क्या कहलाया? प्रकंपित कहलाया। क्या बात समझ में आती है दोस्तों? चलिए ठीक है। अगली अगर बात करें, मुझे बताइए, मैंने अर्धस्वर बताया, समझ में आया। मैंने कहा प्रकंपित रटना नहीं है, समझ में आया। मैंने कहा लुंठित, समझ में आया, रटना नहीं है। फिर वापस से बात कर रहा हूं। आइए ल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों ल की बात, ल को कहा जाता है दोस्तों पार्श्विक। क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्श्विक। क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्श्विक। आपने सुना होगा कई बार पार्श्व का मतलब आपने पढ़ा भी होगा। पार्श्व का मतलब होता है दोस्तों किनारा। क्या होता है दोस्तों?
किनारा, नदी के किनारे, नदी के बगल में, आप ऐसे बोलते हो नदी के किनारे में बैठा था, नदी के पार्श्व में बैठा था, नदी के बगल में बैठा था। तो पार्श्व का मतलब होता है किनारा या बगल। क्या होता है दोस्तों? किनारा या बगल। जब आप ल बोलते हो ना दोस्तों, तो सबसे आसान होता है ल बोलना वर्णमाला में। वर्णमाला में जब आप ल का उच्चारण करते हो, एक बार बोल के देखिए बड़ी सिंपल तरीके से, रिलैक्स होकर ला 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 ला। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? जीवा जो होती है उसके बगल से जो आपकी प्राणवायु होती है, उनके दोनों बगल, जीभ के दोनों साइड से हवा बाहर निकल जाती है बिना किसी टकराए हुए, मतलब पार्श्व मतलब किनारे से निकल जाती है। इसलिए ल को क्या कहा गया दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया है? पार्श्विक व्यंजन। क्लियर सभी को? ठीक है, देखिए और यहाँ पर लास्ट इसमें क्या बचा है कि य का उच्चारण स्थान क्या है, र का उच्चारण स्थान क्या है, ल का उच्चारण स्थान क्या है और व का उच्चारण स्थान क्या है। अगर महसूस करोगे तो जवाब दे पाओगे, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि रटो ना। देखिए यहाँ पर य का होता है तालु, मैं लिख रहा हूं फिर आपको एक्सप्लेन करने वाला। य का होता है तालु, र का होता है दोस्तों मूर्धा। क्या होता है दोस्तों? मूर्धा। ला का होता है आपका वत्सर, इसको कहा जाता है दंत मूल, या कुछ लोग इसको दंत भी लिख देते हैं। दंत भी आएगा तो भी कोई गलत नहीं होगा, उसको समझाता हूं मैं कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। व को कहा जाता है दोस्तों दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब इसमें दंत भी है, ओष्ठ भी है। ध्यान दीजिए, य तालु से, र मूर्धा से, ला वत्सर से और द व दंतोष्ठ। कैसे? मैंने फिर वापस से बताना है। तालु कौन सा होता है? ये पर्वत का भाग, कंठ ये है। अब उसके ऊपर आ जाइए, ये पर्वत का पिछला भाग तालु कहलाता है। बोलो हाँ या ना। इस पर्वत का सबसे आगे वाला भाग मूर्धा कहलाता है। बोलो हाँ या ना। और दंत और मसूड़े का जो योग होता है वो कहलाता है दंत मूल या वत्सर कहलाता है। बोलो हाँ या ना। और वैसे हम बात करें दंतोष्ठ कि दंत और ओष्ठ जहां मिल जाए वो दंतोष्ठ। देखिए बोल रहा हूं मैं, उसको महसूस करिए आप। देखिए मैंने कहा या, क्या कहा दोस्तों? या। बोल के देखें, या। क्या बोला? या। देखिए जीवा का जो भाग है वो आपके तालु के साइड थोड़ा सा टच कर रहा है, पीछे साइड। ये पर्वत जो बना हुआ उसके बैक साइड में, पीछे साइड में टच कर रहा है, मतलब तालु पर। इसलिए या कौन सा हुआ? तालु का। अगर बात करते हैं मूर्धाई क्यों हुआ, फिर वापस से वही एक बार फुर करके देखिए, फुर, तो आपकी जीवा पर्वत के अगले भाग से टकरा रही है। और अगला भाग पर्वत का कौन सा कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। ला, एक बार बोल के देखिए, ला ला ला। जब ला बोल रहे हो ना दोस्तों, ला, तो आप देखिए दंत पर जीभ टकरा रही है, लेकिन पूरी देखिए दंत पर नहीं टकरा रही है, दंत और मसूड़े के बीचों बीच में टकरा रही है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दंत मूल या वत्सर। अगर एग्जाम में ला क्वेश्चन में आया कि ला का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, मूर्धा या दंतोष्ठ, और केवल दंत भी आ गया, तब आंसर क्या लगाओगे? दंत। मतलब आपको कहने मतलब है वत्सर में दंत भी है और मूल मतलब मसूड़े भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऑप्शन में वत्सर नहीं आया तो आप घबरा जाए, क्योंकि इसमें वत्सर का योग किससे बनता है? अरे वत्सर किससे बनता है दोस्तों? वत्सर बनता है, वत्सर बनता है किससे? दंत प्लस मसूड़े से। और इसी को क्या कहा जाता है? दंत मूल भी कहा जाता है। तो घबराइएगा मत, अगर वत्सर ऑप्शन में नहीं आया तो आएगा क्या? दंत या मसूड़े। बोले हाँ या ना? कि ये सभी को। तो ये महसूस व की बात करते हैं। वाह, जब वो आप बोलते हैं दोस्तों, फील करना है, सब चीजें फील करने लायक है। वाह, वो जब बोलते हो तो दंत पर आपकी जीवा टकराती है और साथ में आपका माउथ जो मुख है, माउथ, वो कैसे हो रहा है? देखिए वाह, मेरे लिप को देखिए, वाह, वो भी गोल हो रहा है, मतलब ओष्ठ का भी काम हो रहा है। और साथ में जब आप वाह बोल रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो है, जो जीभ है, वो किस पर टकरा रही है? दंत पर। इसलिए दंत और ओष्ठ दोनों का यूज, इसलिए इसको क्या कहा गया? दंतोष्ठ कहा गया। ये फील करने वाली चीजें हैं। अगर इसको हंसी मजाक में डाल दोगे तो हंसते ही रह जाओगे। बात समझ में आती है? अगर सीख रहे हैं दोस्तों तो कोशिश करके देखने में क्या जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में। अब बारी आती है दोस्तों कि मैंने कहा था कि जो पिछले इसमें हमने 3 निकाले थे उच्चारण स्थान के, जब स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, यहाँ पर भी कुछ उच्चारण स्थान पर निकलने वाले निकल जाएंगे। पहला जो निकलेगा वो निकलेगा अर्ध स्वर, और इसको दूसरे अर्थ में कहा जाता है संघर्षहीन व्यंजन। कौन से व्यंजन जी? संघर्षहीन व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। कौन कौन से हैं? या और वा। ये उच्चारण। दूसरा यहाँ से और क्या निकल सकता है? उच्चारण स्थान में जो 8 पढ़े थे उसमें 3 पहले स्पर्श व्यंजन में पढ़ चुके थे, चौथा ये हो गया। पांचवा यहाँ से निकलेगा कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है।
प्रकंपित या लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों 1। क्या होगा? 1। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा कि पार्श्विक व्यंजनों की संख्या, उच्चारण स्थान के आधार पार्श्विक व्यंजन की संख्या क्या होगी? तो पार्श्विक व्यंजन की संख्या भी कितनी होगी? 1। और वो कौन सा होगा दोस्तों? ल होगा। तो 3 आपने प्रीवियस में पढ़े, 3 आपने ये देखे, मतलब 8 में से हम कितने कवर कर चुके हैं? 6। ये चीज लोग रटते हैं। क्या करते हैं लोग? रटते हैं। क्या इन्हें रटने की जरूरत है? आप जब सीख पा रहे, देख पा रहे, तो रटने की जरूरत क्या होगी? क्या ये बात समझ में आए? इनको रिपीट करना है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिख लीजिए और समझिए। कोई डाउट आता तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए दोस्तों। मैं उन सभी कमेंट्स को देखकर जो भी आपका, मैं फिर वापस बार बार बोलता हूँ कि आप उस चीज का मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, बट आपको जो भी डाउट हो उसको पाल के मत रखिए, उसको जरूर पूछिएगा, ठीक है। अगले हम बढ़ते हैं अगले व्यंजन की तरफ और अगला व्यंजन है उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन दोस्तों? उष्म व्यंजन। देखिए तीसरे की बात कर रहे हैं हम। तीसरा जो लिखा है आपके सामने वो लिखा है कौन सा व्यंजन दोस्तों? उष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। उष्म से नाम समझ में आता है। उष्म मतलब होता है गर्म। क्या होता है जी? गर्म। मतलब जब किसी वर्ण का उच्चारण आप करते हो और मुख से गर्म प्राणवायु निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है, तो ऐसे पूरे के पूरे व्यंजन वर्णमाला के किसमें आते हैं? उष्म व्यंजन में। और वो कैसे फील करोगे वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने सिर्फ अभी आपसे क्या कहा कि वे वर्ण, कौन से वर्ण जी? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने पर, वे वर्ण जिनके उच्चारण करने पर मुख से गर्म हवा या गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे व्यंजन उष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। बोलो हाँ है ना? इनका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? उसमें से ही बनता है उष्मीय, क्योंकि उसमें कौन सा गुण है? उष्मीय का गुण है। इसका मतलब ये क्या कहलाए? इसका दूसरा नाम हो सकता है उष्मीय व्यंजन। कौन से व्यंजन दोस्तों? उष्मीय व्यंजन। अगर उष्मीय व्यंजन भी आएगा तो आंसर क्या होगा? ये होगा। आपसे पूछा जा रहा है उष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए उष्मीय व्यंजन की संख्या 4 है दोस्तों। कितनी है? 4 है। और वो कौन कौन है? देखिए यहां पर और यहां दिख रहे हैं आपके सामने। अब समस्या क्या होती है? देखिए ध्यान से। जब आप इनको बोलते हो तो कई बार डिवीजन नहीं कर पाते हो कि श कैसे है, श कैसे है। इनको बोलने में आपको दिक्कत हो तो एक छोटा सा जरिया बताता हूँ आपको। अगर इनको उच्चारण करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर उनका नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि वहां का शब्द पकड़ लीजिए, आपको याद आएगा। देखिए कैसे। मैंने कहा आपने बचपन में पढ़ा था शक्कर का, सषटकोण का, ससलोते का, सशक्कर का। इसका यूज आप दूसरे तरीके से करिए। अगर ये सशक्कर का है तो फिर ये क्या हुआ? ये शक्कर का है तो फिर ये सशक्कर हो गया क्या? शक्कर हो गया? नहीं दोस्तों, ये हमने सिर्फ याद रखने के लिए बचपन में हमको सिखाया गया था कि शक्कर, षटकोण, सरोते। लेकिन ठीक है, उसका आज कैसे यूज कर सकते हैं? क्या होता है दोस्तों, जब इन तीनों का उच्चारण हम आपस में करते हैं तो क्लेशिंग होती है, संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है जब उच्चारण करते हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा दोस्तों? संघर्षी व्यंजन भी पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? संघर्षी व्यंजन भी किसको कहा जाता है? उष्म व्यंजन। इसका मतलब उसमें भी हुए, सुनिए, उसमें भी हुए। अगला क्वेश्चन क्या है? उसमें भी हुए और संघर्षी भी हुए, इसलिए इसका अगला नाम पड़ा दोस्तों उष्म संघर्षी व्यंजन। कौन से होते हैं? तो उष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अब सुनिए ध्यान से, ये सा है तो मैंने कहा एक काम करिए, इस सा के ऊपर से आपको कोई नाम आता है क्या?
इस स के ऊपर कोई नाम आता है तो आपने बोला शक्कर। क्या बोला जी? शक्कर। शक्कर का कर हटा दीजिए और से बोलिए स। ये क्या है? सीधा श। क्या है? सीधा स। क्या है ये? स। अगर इसकी बात करें षटकोण, षटकोण थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे जीवा कहाँ टकरा रही है? मूर्धा पर टकरा रही है। देखिए षटकोण, स श श, षटकोण श श। इसका मतलब श, जब श बोलते हो इसका मतलब ये कहाँ चली गई जी? मूर्धा पर जीभ टकरा रही है तो ये वहां से बोला जाने वाला। अब स की बात करते हैं, श। अब इसको बोला सलमान, बोलिए सलमान, सलमान, स स स। समझ में आया? ये सब समझ मैं बता रहा हूँ कि जब आपको समझा रहा हूँ तो मुझे बोलने में भी दिक्कत होगी, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको तरीका क्या बताया कि सबसे अच्छा करिए जी, अगर शक्कर से चालू हो तो उसका स कैसे बोलते हैं आप? शक्कर का स वो हो गया। षटकोण जब बोलते हो तो देखिए ना, षटकोण, षटकोण। आपको समझ में आया? ह का होता है जी स्वर यंत्री, क्योंकि जब भी आप ह का उच्चारण करते हैं ना दोस्तों तो आवाज स्वर के जैसी आती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? स्वर यंत्री। क्या बोला जाता है जिनको? स्वर यंत्री। और ये कंठ से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? कंठ से। इसका उच्चारण का जो वर्ण नाम है, कंठ स्वर यंत्री का वर्ण नाम जो होता है वो होता है जी अलिजीवा। क्या होता है? वर्ण नाम अलिजीवा होता है। कैसे होता है ये भी बाद में देखेंगे ना, बताऊंगा मैं भी जब पूरा पाठम बनाऊंगा। अब बारी आती है कि इनका अब इनको अलग से कुछ कहा जाता है तो नहीं कहा जाता दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? किसका? श का, श का, श का, हर का। देखिए एक तो संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि वेद एक साथ अगर बोला तो वेद कर पाना मुश्किल है। मैंने आपको तरीका बताया कि सहारा ले लीजिए शब्दों का, उनका बस आखिरी के अक्षर हटाइए और पहले वर्ण को बोल के देखिए। तो मैंने कहा शक्कर। क्या बोला जी? शक्कर। क्या बोला जी? शक्कर। आपकी जीवा जो है ना दोस्तों, शक्कर, 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 शक्कर। आपकी जीवा का थोड़ा सा भाग, जो सबसे अगला भाग है ना जीवा का, ये सीधा पर्वत के पिछले भाग से टकरा रहा है। बोल के देखेंगे तो इसका मतलब ये कहां से बोला जा रहा है दोस्तों? ये तालु से बोला जा रहा है। कहां से बोला जा रहा है? तालु से बोला जा रहा है। जब ये वाला बोलते हैं श श श श श, तो इसका मतलब आपकी जो जीवा का आखिरी वाला कॉर्नर है वो आपके इस पर्वत में अगले भाग से टकरा रहा है, और वो अगला भाग हमेशा आपको बताते चल रहा हूं वो कौन सा भाग है दोस्तों? मूर्धा है। कौन सा है दोस्तों? मूर्धा है। अगर मैं बात करूं इस स की, श स, सलमान का श श स, इसका मतलब आप गौर तो करिए, एक बार शब्द को बोलिए और ध्यान पूरा आपके मुख में अंदर हो तो आपको दिखेगा कि आपकी जीवा जो है दोस्तों वो आपके, देखिए सलमान श श, इसका मतलब वो जीवा आपके दंत से टकरा रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? दंत से उच्चारित हो गया। किससे हो गया दोस्तों? दंत से। यहाँ की बात समझ में आई क्या? और यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या है? यहाँ से निकलने वाला है सातवां दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था, 6 पहले उच्चारण पे निकल गए थे। यहाँ से निकलता है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? और होती है 4। और कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ये 4 होते हैं। बोलो हाँ है ना। और चाय स्थान में अपन 6 पहले निकाल चुके थे, ये वाला कौन सा निकल गया? सातवां निकल गया। क्या यहाँ की बातें समझ में आई सभी को? अभी मैं बता रहा हूँ कि हर जगह पर केवल क्या चूक रहा है? अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। मैं फिर बोल रहा हूँ, जस्ट इसके बाद ही हम उसको कवर करने वाले हैं। जब अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण सीख जाएंगे वहां पर हम इनको यूज करके देख लेंगे किसमें अल्प प्राण होता है, कौन महाप्राण होता है। ठीक है।